हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं के एम लर्निंग चैनल। आज मैं इस चैनल के अंतर्गत आपको पिछले संडे का जो हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट 3 था, राइट। तीसरा टेस्ट था जिसको कि मैं कंडक्ट किया था अपने मेंस टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में। तो जिसका कि टाइमिंग जो बता देता हूँ आपको कि 2 आवर का था, मैक्सिमम 200 मार्क्स था और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया गया था, मतलब ईच क्वेश्चन वाज कैरिंग 50 मार्क्स, करेक्ट। ऐसे में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन आंसर है मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ एक आदमी का जिसका राइटिंग और जिसने मार्क्स सबसे हाईएस्ट मार्क्स फेच किया, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और फिर दूसरे वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति का आंसर सीट पिकअप करूँगा जिसके राइटिंग स्किल से, राइटिंग हैंड राइटिंग से या प्रेजेंटेशन से मुझे लगा कि ऐसे हैंड राइटिंग अगर या ऐसा प्रेजेंटेशन मेंस में कंटिन्यू हो तो शायद टॉप रैंकिंग में ये आंसर आ सकता है, करेक्ट। तो चलिए, आपको देखिए, मार्क्स फेच करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका कंटेंट अच्छा हो, बल्कि कंटेंट के साथ साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। और ये दोनों तब अच्छा हो सकता है जब आपका थॉट अच्छा है और आप प्रैक्टिस में हैं, बार बार लिखते हैं, अपनी कमियों को हाईलाइट करते हुए इसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तब जाके आपका राइटिंग जो है कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग विल इंक्लूड, करेक्ट। तो चलिए, जो हमारा लास्ट टेस्ट था उसमें 4 क्वेश्चन मैंने दिया था। पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का था, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स। जो 50 मार्क्स का था इसमें 5 नोट्स दिया था, मतलब 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था। पटना कलम के ऊपर, पाल आर्ट के ऊपर, कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के ऊपर, प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इन सब पे सब लोगों ने अपना अपना कंटेंट दिया। काफ़ी लोगों का आंसर मैंने चेक किया, लेकिन आज मैं एक टॉपर का आंसर आपके सामने शेयर करूँगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है लॉन्ग आंसर राइटिंग का, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया था, और बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चन है ये, कि present the comparative picture of first revolt of 1857 and quit India movement of 1942. Also discuss similarity and dissimilarity if any. करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन का टारगेट था कि पहले तो आप कंपैरेटिव पिक्चर में बताइए, डिस्कस कीजिए कि फर्स्ट रिवोल्ट और 1857 का और क्विट इंडिया मूवमेंट में किस तरह का नेचर ऑफ मूवमेंट था। तो यू हैव टू डिस्कस हियर द नेचर ऑफ द मूवमेंट, extent of the movement. Similarly, in the second part, you have to discuss the similarity and dissimilarities in both movements. Correct? तो ये भी 50 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिस्कस द फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस इन आवर पार्लियामेंट एंड हैव बीन न्यूज सिंस देन। जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से न्यूज़ था। सो क्रिटिकली एग्जामिन द बिल्स इन रेस्पेक्ट टू प्रॉस्पेक्ट ऑफ फार्मर्स। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन उठता है क्रिटिकली एग्जामिन, करेक्ट, यहाँ पे तो पहले डिस्कस द फार्म बिल्स, तो मतलब क्या हुआ कि जो 3 फार्म बिल्स हैं जो न्यूज़ में भी था उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको हाईलाइट करना है, जो पहला पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा वो आपको है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स कि यू हैव टू एग्जामिन ऑल थ्री फार्म बिल्स कि उसमें क्या क्रिटिकलिटी है, क्यों एजिटेशन हो रहा है, वाई डिसअपॉइंटमेंट इज क्रिएटेड अमंग फार्मर्स and what kind of solution will be there and what government is thinking in that manner, करेक्ट। तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने का एस्पेक्ट है इसमें, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस टेस्ट का, जो क्योंकि 4 ही क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था 2 आवर्स के लिए। डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ऑल्सो हाईलाइट द रीसेंट टसल्स बिटवीन देम एंड वेज आउट। अब यहाँ पे देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात आती है तो आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना था कि तीनों तरह का जो रिलेशनशिप है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल शुड बी डिस्कस इन दिस पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो हाईलाइट द रीसेंट टसल्स, मतलब वैसे टसल्स को आपको हाईलाइट करना है जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हो सकता है, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो सकता है, या फाइनेंशियल रिलेशनशिप से, करेक्ट। सो टसल्स बिटवीन देम
ये आपको डिस्कस करना है। जो रिसेंटली न्यूज़, मतलब क्या हुआ कि 4 से 5 टसल्स को आप हाईलाइट कर दीजिए, दैट्स एनफ। लास्टली पॉइंट जो इसी में है, वेज आउट, कि इसके डिस्कशन के बाद जो टसल्स हो रहे हैं उसके वेज आउट में क्या हो सकता है, या किसी कमेटी जैसे पुंछी कमेटी है, सरकारिया कमेटी है, वहाँ पे किस तरह का, मतलब टसल्स के साथ साथ आपको वेज आउट भी डिस्कस करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको सामने एक आंसर सीट पुटअप कर रहा हूँ, जो कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आंसर पुटअप किया गया कैंडिडेट के द्वारा और हाईएस्ट मार्क्स पिकअप किया गया, राइट। चलिए, ये है आंसर सीट जो कि मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। हमारा है मेंस मॉडल का टेस्ट था, है ना, और तीसरा, और इसमें है राज का, करेक्ट। तो इससे अवगत हो जाइएगा इनका राइटिंग स्किल, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर कि क्या था राइटिंग। देखिए पहले क्वेश्चन में पटना कलम के बारे में उन्होंने लिखा है। इनको टोटल 200 में 132 मार्क्स आया है, जो अपने आप में आप बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी नाइस मार्क्स, है ना। ये देखिए 132। अब पटना कलम पे उन्होंने जो लिखा है वो लाइन मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा। मुगल रूल इंडिया and their influence on culture, social, economic policies too brought a changing aspect in Indian society. The era of Jahangir was an epitome for painting in India. Different style of painting emerged, and among which Patna Kalam या Patna painting और कंपनी पेंटिंग इवॉल्व अराउंड दानापुर, आरा एंड मुजफ्फरपुर, करेक्ट। तो ये जो था एक, चूँकि ये शॉर्ट नोट्स था तो इसमें आप ये नहीं कर सकते थे कि पटना कलम जो था ये एक ऑफ स्प्रिंग है मुगल पेंटिंग का आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ। सारे स्टोरी को लिखने में थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा, कंटेंट भी चला जाएगा। चूँकि ये लिमिटेड है, शॉर्ट नोट से 10 मार्क्स का है, तो डायरेक्टली कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक इसमें व्यक्त करना है। हालांकि ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंट्रोडक्शन वन ऑफ द बेस्ट है, हमारे और कैंडिडेट जो हैं उनका अच्छा है इंट्रोडक्शन भी रहा है, बट चूँकि ये इन्होंने अच्छा मार्क्स गेन किया ओवरऑल आउट ऑफ 200 में, सो आई एम शोइंग हियर हिज आंसर। राज का आंसर है, राजभूषण नाम है उनका, तो उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं आपके सामने ये देखिए उन्होंने बिहार के मैप को भी इमीडिएटली शो कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे बेसिकली ये पटना कलम जो है हाईलाइटेड था। फिर यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है लाइन वो है अलग अलग पॉइंट्स पे, जहाँ पे देखिएगा क्या क्या फीचर्स। देखिए पेंटिंग गॉट इट्स ड्यूरिंग 1970, यहाँ पे कुछ एरर था जो कि मैं यहाँ हाईलाइट कर चुका हूँ उनके लिए कि क्या होना चाहिए। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटर्स हु वेर मोस्टली फाउंड इन दीवान मोहल्ला, लोडा कटरा कट मच्छरहट्टा in Patna. So finally by 18th century it started broadening its scope for business, right, in the Pearl of East। मतलब कहाँ पे भाई, तो कोलकाता में। देखिए कितना अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, in the Pearl of East। So painting emerged on the theme day-to-day activities on set of caste activities popularly known as firqa, correct, based on everyday life of washermen, hawkers, Bengal sailors, etc. It later got connected to Europeans and thus transformation was seen। तो इनके शब्दों को मैं जब देखता हूँ तो रियली इट इज़ एक्साइटिंग कि ये अपने कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो जैसे कई बार हम देखते हैं पटना कलम में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि पटना कलम इज ऑल्सो नॉन एज फिरका, ऑल्सो नॉन एज कंपनी आर्ट। तो आपको क्या लगेगा, इससे टीचर को, एग्जामिनर को ये लगता है कि आप उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं फैक्ट्स के बेस पे, आप कंटेंट को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं किस ढंग से। क्योंकि मेंस जो होता है कि राइटिंग स्किल होता है जिसमें अपने शब्दों को कलमबद्ध करना, मतलब पेन डाउन करना इन प्रॉपर मैनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, करेक्ट।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये इनका स्पीड भी अच्छा है। हाँ राज, मैं आपके लिए एक फीडबैक भी देना चाहूँगा, आप वीडियो तो देखेंगे ही। वो फीडबैक ये है कि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे होते हैं। ऐसे में आपको एडोब का स्कैनर या किसी भी एक प्रॉपर स्कैनर सॉफ्टवेयर जो होता है उससे स्कैन करके पीडीएफ में विदाउट लाइट, विदाउट एनी शेड, एकदम प्रॉपर लाइट के प्रेजेंस में आपको क्लिक करके सेंड करना है। अदरवाइज़ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं आपके कॉपी को चेक नहीं करूँगा। ये आपके लिए सख्त और हार्ड इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिएगा, वार्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी हम इसी तरह से इनके सारे आंसर को हम लोगों ने पढ़ा, मतलब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इन्होंने बहुत ही प्रॉपरली ढंग से हर चीज़ को प्रेजेंट किया है। ये देखिए, तो इनका देखिए शॉर्ट नोट्स है, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ को हाईलाइट करके बताऊंगा कि कैसे ये शॉर्ट नोट्स में इनका स्पीड था। कि ये इन्होंने देखिए पहला पेज में, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कंटेंट को, बैकग्राउंड को कितने अच्छे ढंग से लिखा कि उसमें क्वालिटी भी दिख रहा है पटना कलम का, साथ में उसके फीचर्स को भी यहाँ हाईलाइट इन्होंने कर दिया। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग वॉज बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड लेटर वॉज स्टार्टेड ऑन आइवरी एंड लेदर ऑल्सो, करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनके सारे पॉइंट्स को आप पढ़ के चाहें तो फीचर्स को नोट कर लीजिए या इनके स्टाइल को कैच कर सकते हैं। हालांकि एक दूसरे के स्टाइल को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, बट यू कैन टू सम एक्सटेंट, या यू कैन अडॉप्ट द स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना। अब यहाँ देखिए पठिया इक्का, हॉर्स कार्ट ऑफ पटना, ये है हॉर्स कार्ट ऑफ पटना इज द ओल्डेस्ट पेंटिंग स्टाइल, करेक्ट। तो ये सब जो चीज़ होता है ये स्टडी के बाद ही आप लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स को। ये इनका देखिए पहला पेज हो गया। दूसरे पेज, सबसे पहले देखिए ये पहला पेज था इनका नोट्स था, शॉर्ट नोट्स था, फिर भी इन्होंने तीसरे पेज पे पहुंचा दिया आंसर को। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब आपका राइटिंग स्किल अच्छा तो है ही, स्पीड इसी तरह से मेंटेन है, तब तो आपको 2 पेज तक शॉर्ट नोट्स चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉट मोर देन 2 पेज, क्योंकि और भी अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको लॉन्ग आंसर जो मिलेगा उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कीजिए तो बेहतर होगा। आपका ये दूसरा सजेशन था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे इनको फीडबैक दिया, नाइस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन के बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन तो दिया ही है, कंक्लूजन को, पेंटिंग गॉट मेनी चैलेंजेस इन इट्स वे टू रीच वर्ल्ड, है ना, अमॉन्ग विच द रिसर्जेंस ऑफ मधुबनी पेंटिंग, राइट, एज अ मेजर वन इन द ईयर ऑफ 1934। सेकेंडली क्या था भाई, इट लैक्ड मेजर रॉयल पेट्रोनेस, मतलब मधुबनी पेंटिंग आ गया, रॉयल पेट्रोनेस नहीं मिल पाया। ईयर 2010 was an important year when it comes to revival of the art of Bihar government, as Bihar government brought its official calendar। ये देखिए रिसेंट फीचर को भी ऐड कर दिया इन्होंने कंक्लूजन में, विथ थीम ऑफ पटना कलम। लेटर ऑन 2019 में क्या हुआ, brought it influence the international market as well when Indian diaspora started using it widely and boosted the demand. The painting is no doubt building people-to-people linkage with large diplomatic and self-power reach of India, right? Soft power reach of India in global world order. Don't you think कि किस तरह से इन्होंने अपने क्वेश्चन को एंडिंग दिया है, रियली इट इज़ मार्वेलस, आई लाइक दैट, कि इन्होंने कंक्लूज़न में रीज़न को हाईलाइट। हालांकि अगर आप देखें तो कंपनी आर्ट के डिक्लाइन में एक और फैक्टर था, वो था फोटोग्राफी का, एडवांस फोटोग्राफी या न्यू टेक्नोलॉजी के अराइवल के कारण भी ऐसे पेंटिंग्स को धीरे धीरे इग्नोर किया जाने लगा, क्योंकि नए फोटोग्राफी इक्विपमेंट के कारण चीप रेट पे अच्छे फोटोग्राफ्स दिखने लगे, जिसके कारण पटना कलम जो है डिक्लाइन होने लगा। तो एक पॉइंट और आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और सारे कैंडिडेट जो इन्होंने लिखा है, काफ़ी लोगों ने फीचर्स को बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट किया है, तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने भी अच्छा लिखा है। बस इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए। नो डाउट कि ये राज का ये इंट्रोडक्शन तो ठीक था, लेकिन ये इनका जो कंक्लूज़न है वो कुछ ज़्यादा ठीक है, प्लस बड़ा भी है, जो कि शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपके स्पीड कम होने पर आपके लॉन्ग आंसर्स छूट सकते हैं या उसमें कम समय मिलेगा लिखने के लिए।
राज आपके लिए भी ये है कि आप इस चीज़ को देखें। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस स्पीड के साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एग्जामिनर को प्रॉब्लम रहेगा आपको इतना इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कंटेंट लिखने में, इवन शॉर्ट नोट्स में। ओके, चलिए अभी इस तरह से अब मैं आप बताऊं कि आपका इनका जो है जितना भी था वो बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया। फिर पाल आर्ट में देखिए, पाल आर्ट में देखिए लिखने का जो मेंस का तरीका होता है बेसिकली आप देखें तो इन नॉट ओनली इंट्रोडक्शन बट आपको कहीं कहीं अगर मौका मिलता है और आपकी स्पीड, आपका राइटिंग स्पीड इनफैक्ट बढ़ना चाहिए, अच्छा हो, तो आप इस तरह के मैप को हाईलाइट करना मत भूलिए कि कहाँ पे ये पाल आर्ट्स था। जैसे बिहार के मैप में उन्होंने दिखाया वैसे ही आपको इंडिया का मैप और बिहार का मैप बार बार बना के एक परफेक्शन की ओर ले जाना है। और राज के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अपने इस मैप को और भी इम्प्रूव कीजिए, बार बार बनाइए, खाली समय में भी इस इंडिया के मैप को बनाइए, कभी देखकर बनाइए, कभी अपने पूरे रेफरेंस को बंद करके अपने आप सेल्फ पोर्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, आपका मैप और अच्छा हो जाएगा। हालांकि मैं इसको निगेट नहीं कर रहा हूँ कि आपका ये मैप भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो इस तरह से इन्होंने इस क्वेश्चंस को भी देखिए यहाँ पे इन्होंने और भी हाईलाइट कर दिया बिहार के मैप के साथ में। तो पहले क्वेश्चन में हमने पटना क्लब में 8 मार्क्स दिया था, तो पाल आर्ट में इनको 7 मार्क्स दिया, क्योंकि लगभग इन्होंने सारे फीचर्स को और प्रॉपर कंटेंट के साथ में कंक्लूड किया या राइटअप किया। थर्ड पॉइंट है इनका कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट में भी इन्होंने वही चीज़ अपनाया जैसे बाकी क्वेश्चंस में करते हैं कि भाई प्रॉपरली सारे चीज़ को लिखना, उसके फीचर्स को लिखना, ये सारे चीज़। तो आप देखिएगा, देखिए कोलिशन गवर्नमेंट में क्या लिखा है इन्होंने। द इरा ऑफ 1967 वॉज द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपोलर मल्टीपोलर पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ इंडिया। 1967 का एरा था when INC, Indian National Congress, for the first time lost most of the state assembly election. Correct? It was finally within 20 years the government at center started founding the challenge to get majority. So finally in the post 1990s, the era of coalition government began in India amidst of LPG return of 1991. करेक्ट। तो देखिए किस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट वेयर मल्टी पार्टीज कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। करेक्ट। इस तरह के लाइंस को जब हम लिखते हैं तो ये ट्रेडिशनल, एवरीबडी विल राइट इट। लेकिन जब आप बैकग्राउंड को इस दूर से कनेक्टेड करते हुए किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक पे एक प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंस वे में स्टडी है। तो आप इस ढंग से लिखेंगे तो बेटर होगा। गुड, very good, very nice, and in fact very good answer written by Raj. करेक्ट। चलिए अभी हम ज़्यादा डिस्कस तो करेंगे नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। इनके सारे क्वेश्चंस के इसी तरह से आप देखिएगा जहाँ जहाँ इनको लगा कि कोलिशन गवर्नमेंट के चैलेंजेस की ज़रूरत था। हालांकि मैं इनको बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट नोट्स की तरह ट्रीट कीजिएगा, ना कि लॉन्ग आंसर की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि मार्क्स आपको 10 में से ही मिलना है। So why you will waste your time writing 3 page, 4 page in short notes? Why not you should complete your answer within 2 page, yeah, maximum in 2 page, right? And for everybody who is going to write mains. चलिए, तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स का। अब इनके एक लॉन्ग आंसर पे आते हैं। ये तो आर्टिकल 368 पर शॉर्ट नोट्स था, इस पे भी इन्होंने जो लिखा उस चीज़ को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको इनकी इसके ऊपर इनका राइटिंग स्किल के ऊपर देखते हुए मैं बता दूँ कि इनको मैंने जो मार्क्स दिया है वो मार्क्स है 7 मार्क्स। मीन्स की सिमिलरली इन्होंने आर्टिकल 368 के ऊपर हर तरह से डिस्कस किया। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा। ये देखिए राइटिंग स्किल पे देखिए, आप लोगों का मैंने राइटिंग स्किल पढ़ा है और आप सारे लोग थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा यहाँ से। यहाँ देखिए क्वेश्चन आर्टिकल 368 पे शॉर्ट नोट्स था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल टू कीप इट लिविंग एंड डायनामिक विथ डेवलपिंग सोसाइटी एंड टू पेस अप विथ इमर्जिंग challenges of rights, duties, laws and public order। कितने अच्छे ढंग से इन्होंने हर चीज़ को एक ही बार में इंक्लूड कर लिया कि फ्लेक्सिबल एंड रिजिड है। किस सेंस में भाई?
तो डायनामिक सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, डेवलपिंग सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है, किसके चैलेंजेस में, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लॉज आते हैं, पब्लिक ऑर्डर्स आते हैं, उन सब के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का जो एस्पेक्ट था कि क्यों रखा जा रहा है फ्लेक्सिबल एंड क्यों क्यों रिजिड रखा जा रहा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल pronouns need to go through a process of constitutional amendment under Article 368 so that respect the constitutional pronouns, है ना, need या provisions, constitutional provisions need to go through a process of constitutional amendment under Article 368। मतलब इतने सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट जो है वो जारी रहना चाहिए। इट वाज केशवानंद भारती केस 1973। ये सारे चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया ही है, वो चीज़ मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बस पहला लाइन मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया कि जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो यही है, क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए आपके बहुत सारे लोगों के आंसर में और इस आंसर में क्या अंतर है ये भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप सारे लोगों में से बहुत लोगों ने लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल सेक्शन लिख रहा था मैं 368। बट डू यू नो आर्टिकल 368 जस्ट टॉक्स अबाउट ओनली 2 काइंड्स ऑफ प्रोविजन, amendment by special majority and amendment by special majority with the consent of more than half of the states। सिंपल मेजॉरिटी की बात आर्टिकल 368 नहीं करता है डायरेक्टली, है ना। तो ये इसीलिए लिखा गया 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट अंडर आर्टिकल 368। आप लोगों ने लिखा आर्टिकल 368 में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। लिखना तीनों है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ पे थोड़ा लिखने के लैंग्वेज से आप समझ जाएंगे कि हमें किस ढंग से अपने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। फिर स्पेशल फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में इन्होंने लिखा, तो इसलिए मैंने 7 मार्क्स दिया। अब आते हैं प्रीएम्बल, ये भी इनका जो आंसर था वो काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया हुआ था, सारे फीचर्स को हाईलाइट किया गया था और क्या एम है, क्या गोल है, इसके आधार पे। चूँकि थोड़ा सा मुझे इनके आंसर में ज़्यादा इनोवेटिव नहीं दिखा, ट्रेडिशनल दिखा, देन आई जस्ट गेव ओनली 6 मार्क्स। करेक्ट। चलिए अब एक लॉन्ग आंसर के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ, सारे तो नहीं। यहाँ देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड दैट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। ये देखिए इनका नया शॉर्ट कमिंग्स, मैं नहीं ये बोलूँगा कि इन्होंने अच्छा लिखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट कमिंग है। इन्होंने आंसर लिखा बिना इंट्रोडक्शन का, है ना, सीधा इन्होंने एक लाइन निकाला और कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में पैरामीटर, हालांकि प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो अच्छा है, लेकिन इस ढंग से डायरेक्टली अगर प्रेजेंट करेंगे दैट विल नॉट बी मार्क्स फेचिंग। यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन विद सम, चूँकि आप देखिएगा मैंने लिखा था क्वेश्चन में कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ द 1857 एंड 1942, तो पहले कंपैरेटिव पिक्चर में पैराग्राफ में नेचर ऑफ रिवोल्ट, रीजन्स, कॉजेज, इस तरह के एक समराइज फॉर्मेट में दोनों मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए था आपको। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस टेबल फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पहले उस दोनों मूवमेंट को हाईलाइट करना चाहिए था आपको। एनीवे, फिर भी मैं आपको देखिए आपके इस इन डेप्थ टेबुलेशन ऑफ डेटा को मैं रियली में दाद देना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी वर्कआउट किया और टाइम फ्रेम में एग्जामिनेशन के समय में 2 आवर्स में आपने इस चीज़ को भी क्या बोलते हैं इसको हाईलाइट कर दिया। इट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग। ओके, सो वेरी नाइस। चलिए, तो इसमें मैं आपको ये सारे जो आपने प्रेजेंट किया है, आपके हर एक पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि नेशनल लीडर्स के तौर पे पैरामीटर आपने डाल दिया, रिवोल्ट डाल दिया, यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 1942 भाई, तो नेशनल लीडर के तौर पे नेशनल एंड बिहार को भी आपने पकड़ लिया कि आपने इस ढंग से लिखा है कि बिहार के रिस्पेक्ट में अगर कुछ रहा तो मैं, चूँकि बीपीएससी के आंसर लिख रहे हैं तो आप बिहार के इस पॉइंट को भी हाईलाइट करना चाह रहे थे। सो रियली इट इज़ गुड, बट आई थिंक डैट कि आपको बिहार को स्पेशली जोड़ना ज़रूरी नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर इन रेफरेंस टू बिहार अगर बोला होता तब आप इसे जोड़ सकते थे। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि अगर नहीं पूछा जा रहा है तो डू नॉट ट्राई टू एम्फेसाइज
इन दिस वे। हाँ, बिहार की बातों को हाईलाइट कर सकते हैं बट इम्फेसाइज इस ढंग से नहीं कर सकते सारे पॉइंट्स में। तो ये आप फिर कॉजेज़ के बारे में आपने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमीडिएट कॉजेज़, स्लोगन कि भाई स्लोगन वहाँ कोई पर्टिकुलर स्लोगन नहीं था तो आपने बोला कि भाई 1942 में डू एंड डाई गांधी जी के द्वारा दिया गया स्लोगन है। उसके बाद रोल ऑफ पीपल के रेस्पेक्ट में भी आपने प्रॉपरली लिखा कि भाई 1857 में वुमेंस नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, करेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, वुमेंस नॉट इन्वॉल्व, डिड नॉट पेनिट्रेट रूरल एरियाज। रोल ऑफ पीपल के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं इन ये इंटेलेक्चुअल और मिडिल क्लास जो थे वो लोग सपोर्ट नहीं किए, डिड नॉट सपोर्ट। जमींदार एंड किंग्स डिड नॉट सपोर्ट, डिड नॉट पेनिट्रेट वेल इन साउथ इंडिया। ये बहुत ही बोला ना, मैं आपको आपके स्टडी के तरीका को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक एक पॉइंट को कैच किया आपने। फिर वही 1942 में वुमेंस का पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, रूरल पीपल का पार्टिसिपेशन, जमींदार एंड राजा वेर नॉट अगेंस्ट दिस, मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं किए तो अगेंस्ट भी नहीं थे। पेनिट्रेटेड थ्रू आउट द साउथ, मीन्स कि एक एक पॉइंट को आपने हाईलाइट किया। तो इस ढंग से अगर आप टेबल फॉर्मेट में भी डालते हैं लेटर ऑन आफ्टर गिविंग ब्रीफ आइडिया अबाउट बोथ मूवमेंट, देन इट इज़ ओके एंड इट नॉट ओके, इन फैक्ट इट विल बी बेटर। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू। तो ये था आपका 1942 को इस तरह से टेबलेट फॉर्मेट में। फिर आपने मैप में दिखा दिया कि भाई कहाँ कहाँ पे किस तरह का ये मूवमेंट था 1857 का, और उसके बाद फिर आपने दिखा दिया। तो लॉन्ग आंसर जो है आपका, इसमें आपने जो इस मूवमेंट को दिखाया है ये भी शो करता है कंपैरेटिव स्टेटस। तो वेरी नाइस, इट इज़ रियली इनोवेटिव। बहुत आप लोगों में से बहुत लोगों के आंसर में हमने ये नहीं देखा कि आपको दोनों ही मैप को हाईलाइट किया है ना। तो ऐसे में मैं इस चीज़ को लाइक करता हूँ कि आप नॉट ओनली इन शब्द, मतलब नॉट ओनली इन सेंटेंसेज बट बाय पिक्चर ऑल्सो यू हैव ट्राइड टू डिमार्केट और डिफ्रेंशिएट बोथ द मूवमेंट्स। ओके, तो चलिए ये हो गया। आउटकम में भी आपने टेबुलेट फॉर्मेट में कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। उसको आउटकम में फिर आपको पैरा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर और भी प्रेजेंटेबल हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा साइंटिफिक तो हो जाता है, बट आई थिंक दैट इस पे थोड़ा सा मेरे अनुसार कि इसमें निगेटिविटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपके राइटिंग स्किल को भी देखा जाता है आपके मेंस में। तो टेबलेट फॉर्मेट में या बुलेट फॉर्मेट में आंसर इसीलिए कहा जाता है ना लिखें लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि आपका राइटिंग स्किल उसमें नहीं दिख पाता है। फ्यूचर एस्पेक्ट वगैरह आपने ऐड कर दिया। ये देखिए, ये भी आपने एंडिंग जो किया था वही आउटकम जो आपने डाला वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो कि अच्छा हो सके। तो आपने ये भी लिखा है बहुत अच्छा। देखिए, वी.डी. सावरकर referred as revolt of 1857 as first war of independence. On the other hand, Quit India movement is referred as final blow to British Empire. Really, it is a nice line. उसके बाद revolt of 1857 can be referred as the seed of independence and the Quit India movement as the plant which held its root in struggle. क्या लाइन लिखा है आपने, रियली शब्दों के ऊपर पकड़ है आपको और कनेक्ट करते हैं। सो ऐसे में मैं आपको 28 मार्क्स दिया हूँ आउट ऑफ 50। अब आप बोलेंगे सर इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी 28 क्यों, 50, 30 क्यों नहीं, 35 क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि पहला पार्ट में जो इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको पैरा के तौर पे लिखना चाहिए था और कुछ आउटकम जो वगैरह जो है पैरा में लिखना चाहिए था, वो आप पूरे के पूरे टेबुलेट फॉर्मेट में लिख दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लिया। ओके, तो ये हो गया 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने जो है वो है आपका फार्म बिल से रिलेटेड। फार्म बिल्स के ऊपर आपके इंट्रोडक्शन को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। फार्म बिल्स के ऊपर लिखा कोई जो क्वेश्चन था वो आप देख लीजिएगा वीडियो के पहले पार्ट में कि क्या क्वेश्चन था। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर लैंड विथ ऑलमोस्ट 55% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड 16% कंट्रीब्यूशन टू GDP, राइट? Indian farmers are small and marginal with almost 70% and plus, and thus agricultural reforms are a must. The government of India brought out 3 farm bills regarding APMC Act,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। बहुत ही कम शब्दों में आपने तीनों को बोल दिया, हालांकि नाम आपको लिखना होगा जो कि आपने लिखा भी है। और हाँ, इस तरह के जो कटपीट आते हैं, ये वाला जो है, इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश किया। नो डाउट आप जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो कभी कई बार हो जाता है, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्राई टू अवॉइड इट। ओके। अब फीचर्स ऑफ द फार्म बिल, आपने जो चर्चा किया है फीचर्स ऑफ द फार्म बिल, वो आपने सारे जो सारे लोगों ने लिखा है वैसे पॉइंट्स को आपने हाईलाइट भी किया है, नो डाउट, तो इसलिए इट इज़ गुड। लेकिन हम कुछ और पार्ट्स को हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पे, कि जिस तरह से आपने पॉइंट वाइज सारे फीचर्स को हाईलाइट किया वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फार्म बिल्स के फीचर्स, द बिल ऑल्सो सेज अबाउट इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेडिंग फैसिलिटी, द प्राइस, date, quantity, etc. to be mentioned beforehand with payment deadlines so as to remove the exploitation nature of big farms। ये आपका सजेस्टिव नेचर है ना, सजेस्टिव नेचर है। आपको मैं देख लेता हूँ, ऊपर में आपने लिखा भी है, features of the farm bill are this: A, B, C, D, E, F, G, H, dispute settlement body set up with additional appellate body under district magistrate. Famous land and property cannot be confiscated for recovery and thus giving upper edge for farmer protection। जो मेन पॉइंट था आपने इसको हाईलाइट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो था हमारे क्वेश्चन था वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सो इंडिया इज एन, एक मिनट, इंडिया इज on way to liberalization, but looking at the stance of Indian agriculture, it is doubtful to say that farmers need liberalized economy. They put emphasis on the fault है ना शायद, I think full that they still need welfare mechanism, मतलब protectionism है ना, ये टर्म है जो कि मैंने आपके में लिखा कि वेलफेयर मैकेनिज्म से ज़्यादा प्रोटेक्टिज्म को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। खैर आपका टर्म है, आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंडियन फार्म्स नीड्स, क्योंकि दे पुट एम्फेसिस ऑन द fact that they still need welfare mechanism of government due to varied and unspecified climate। क्रिटिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर लाइज इन द स्टेट लिस्ट एंड स्टेटलेस है ना, सो it is entitled and aware about the situation of the farm in their state, so their state should take more initiative in this regard. So these regulations can worsen the condition of farmers। ठीक है। द ऑर्डिनेंस वॉज प्रिपेयर्ड इन हेस्ट, देखिए क्रिटिकल एस्पेक्ट से, इन हेस्ट and has ignored lots of information and facts which has been made by various committees, which has been have been recommended by various committees. There is danger on the provision of MSP, which farmers fear that might cause huge loss या ह्यूज अनसेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, अनरेस्ट। कोई टर्म्स को मैं प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन पूरे सब्सटेंस को मैं रीड करता हूँ और प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं आपको प्रॉपर फीडबैक दे भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि इस कंटेंट में इन्होंने जो भी लिखा क्रिटिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, इनका बहुत अच्छा आंसर है। यहाँ पे देखिए, फेमस फियर ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट दैट दीज बिग फार्म्स माइट कम इन ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस एंड फार्मर्स विल बी बॉन्डेड लेबर in their own field. For example,
जो पोटैटो सीड FC5 पोटैटो हैड सीड केस बाय पेप्सिको ऑन फार्मर्स। करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल मॉडर्न एग्जाम्पल के साथ में लॉ एंड रेगुलेशन आर ऑफन मेड इन complex language that becomes tough to understand and analyze, thus making them rather worse. Farmers are often at a stress due to many factors, and these MNCs will exploit their situation and making it rather worse than ever. करेक्ट। तो ये उनका राज का जो क्रिटिकल एस्पेक्ट था, अप्रिसिएबल। हाँ, इस पे और भी वर्कआउट कर सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज के साथ में, तो वो आपके लिए फ्रीडम है, आप और इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज आई फाइंड दैट इट इज़ सफिशिएंट। हाँ, ये भी है कि फ्रॉम गवर्नमेंट शुड एश्योर फार्मर्स दैट कि सच काइंड ऑफ बिल्स आर नॉट टू गिव और कंट्रीब्यूट या टू सपोर्ट बिग फार्मर्स और बिग कॉरपोरेट हाउस, बट टू स्मॉल एंड लार्जेस्ट। फॉर एग्जांपल कि इस पीएम किसान योजना जो आया था, इस पीएम किसान योजना से रिलेटेड की भी इसे प्रॉपरली लीगलाइज कर दिया जाता इन तीनों बिल के तहत, तो शायद ये चीज़ और भी इम्फेसाइज हो जाता और फार्मर्स के लिए प्रोटेक्टिव भी हो जाता। जैसे एमएसपी की बात हो रही है, तो एमएसपी पे गवर्नमेंट शुड हैव टेकन प्रॉपर स्टेप एट दैट टाइम कि नो एमएसपी विल रिमेन देयर, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट अगर फार्मर्स या कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट जो है आउट ऑफ मंडी या एपीएमसी मार्केट सेल करना चाहते हैं, दे आर फ्री, बट एमएसपी विल बी एप्लीकेबल, मीन्स दैट बिलो दैट प्राइस नथिंग विल बी सोल्ड आउट। तो इस तरह के चीज़ को और प्रोविज़न लाया जाए तो ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। अब है वे आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बस सारा चीज़ है, वन नेशन वन मार्केट आपको पता ही है। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोथ फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए। डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2020 ऑफ 2015 बेस लेवल, मतलब गवर्नमेंट नीड टू मेक फार्मर क्लियर ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसके बाद गवर्नमेंट नीड टू कम इन कंसोलेशन विद फार्मर्स, राइट। तो अगर आप या उनके मांगों को समझना चाहिए, लिसन टू देयर डिमांड एंड ट्राई आउट फाइंड मीड वे थ्रू मेडिएशन। द गवर्नमेंट नीड टू प्रेजेंट द व्यू ऑफ एक्सप्लॉयटर्स या एक्सप्लॉयटेशन फार्मिंग एजेंडा एंड गिव एश्योरेंस अबाउट एमएसपी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म्स थ्रू रेगुलेटरी बॉडी। जो मैं आपको अभी बताया वही सारी चीज़ की उन्होंने भी हाईलाइट किया। तो इस तरह से देखेंगे कि इनका आंसर जो है काफ़ी कंप्लीट लगा, तो मैं इनको आउट ऑफ 50 में 34 मार्क्स इस आंसर में प्रोवाइड किया। करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप राज, और मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो है आपका वे आउट या इस तरह से राइटिंग स्टाइल जो है कंटिन्यू कीजिए, आपका इन डेप्थ स्टडी होता है एंड इट इज़ अप्रिसिएबल। लास्ट क्वेश्चन इनका है इंडिया बीइंग ए फेंडर, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में था और साथ में उस पर टसल्स के बारे में भी था, राइट। आप देख लीजिएगा। तो इसमें इन्होंने जो लिखा, देखिए, इंडिया बीइंग ए फेडरल कंट्री विद डिवीजन ऑफ पावर एमोंग सेंटर एंड स्टेट वाया, एक मिनट इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ। Center and state via these list given in the 7th schedule as union and state and concurrent list. Okay, so these there is provision of state appeal to the Supreme Court for maintaining the federal nature under Article 131. तो ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात है। उसके बाद इन्होंने सीधा जो आपने जो डिस्कस किया है वो है रिलेशनशिप के बारे में, और ख़ास करके आपने लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पे डिस्कस किया, जबकि आपको यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तीनों टाइप के रिलेशनशिप को डिस्कस करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको फीडबैक में लिखा है डिस्कस ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप। इन तीनों को आपको डिस्कस करना होगा, तब जाके फिर आप सारे आर्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके आप लिख सकते थे तीनों पार्ट को। आपने पूरा का पूरा जो है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में लिखा, जो कि आपके लिए ये निगेटिव पॉइंट हो गया। निगेटिव मीन्स कि मार्क्स फेचिंग नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 249, 250 जो भी आपने लिखा है इसमें सब लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप से रिलेटेड था। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन द कॉमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे जो है वो मेजर रिकमेंडेशन के रेस्पेक्ट में आपने लिखा है, मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सॉल्विंग द टसल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर था
मैं आपको बता देता हूँ। ये तो पूरा प्रोविज़न था। ये आपने जो रिकमेंडेशन की बात किया है कि कौन से रिकमेंडेशन ने, कमेटी ने किस तरह का रिकमेंडेशन किया, इसको आपको लास्ट में लिखना चाहिए था, ना कि अभी यहाँ पे लिखना चाहिए था। क्योंकि आपका राइटिंग पर टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, तो आई जस्ट कंसिडर कि ओके, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कमिटीज़ के बारे में बोला, सुप्रीम कोर्ट का रोल बताया, BR अम्बेडकर के स्टेटमेंट को लिखा। जबकि आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तीनों रिलेशनशिप के लेने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसका आंसर लिखना चाहिए था। और वो कैसे लिखना चाहिए था आपको बता देता हूँ, मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि ये जो रिकमेंडेशन आपने शुरू किया यहाँ पे, एक मिनट, ये मेजर रिकमेंडर यहाँ ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ लिखना चाहिए था मेन इश्यूज ऑफ द टसल्स। टसल्स में कौन कौन सा है भाई, तो GST है ना, फार्म बिल्स हो गया, या बैंक कोऑपरेटिव बैंक नेशनलाइजेशन पे हुआ, या कोविड-19 के समय में जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू किया गया, उसमें जो केरला और कुछ कुछ स्टेट ने लिया, राइट, कोविड-19 के समय में, या CA लागू करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, वो ये इस तरह का चीज़ जो था, इन सब को आपको हाईलाइट करना चाहिए था। और देन यू शुड हैव डिस्कस अबाउट द वेज आउट या रिकमेंडेशन ऑफ द डिफरेंट कमिटीज़। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे सजेशन रहा आपके लिए राज। तो सो जस्ट आप थोड़ा सा स्टिक कीजिए। इसमें मार्क्स जो मैं आपको दिया हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि कितना मार्क्स दिया। ये देखिए 35 मार्क्स मिला है आपको इसमें, राइट। तो 35 मार्क्स, क्योंकि बाकी रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया सारे चीज़ को, तो एक बस टसल्स के पॉइंट को हाईलाइट करना था। फिर भी थोड़ा सा मैं लिबरलाइज्ड फॉर्म में आके आपको आंसर में मार्क्स आपको मैंने 35 दिया, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन 30 अराउंड। एनीवे, फिर भी चूँकि ये हर एक एग्जामिनर के लिए एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि कोई अच्छा राइटर्स मिल जाए या एग्जामिनी मिल जाए और क्वेश्चन देखने से काफ़ी खुश हो जाए, तो कहीं पे थोड़ी बहुत कमी आ भी जाती है, तो एग्जामिनर जो है एकदम साइकोलॉजिकली हैप्पी मोड में होता है, तो लिबरलाइज हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर होता है एग्जामिनेशन में क्रॉस करने के लिए या क्रैक करने के लिए। तो आप जब तक प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं देंगे, तब तक आपको साइकोलॉजिकल प्रॉफिट या बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप देखिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं, दे ट्राई टू इन्वेस्ट मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम स्पीड या जो भी है इन देयर फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि चाहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये चीज़ होता है। ओके, तो गाइस यही मैं बोलूँगा कि आप लोग इस मॉडल आंसर को या इस आंसर के लिखने के तरीका को आप फॉलो कीजिए और ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल, राइटिंग कंटेंट, ट्राई टू इंक्लूड फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम wherever it may be possible. So स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। अगर आप लोगों में से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आप 100 अराउंड आपका PT स्कोर आ रहा है BPSC के आंसर की के अनुसार, एंड यू आर रियली एंक्सियस टू प्रैक्टिस योर आंसर एंड समबडी शुड बी देयर टू चेक द क्वेश्चन, तो आप हमारे वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हो रहता है और मैं लिख के देता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें PT एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ग्रुप चलता है। तो मेंस के लिए एक हमारा ग्रुप है, उससे ज्वाइन होजिए और टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मुझे मैसेज कीजिए। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।